हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन में अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। जो सेकंड टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का स्टार्ट होना, इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। कैसे सिचुएशंस क्रिएट हुई जिस रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। इससे पहले तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वहाँ का जो सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशन था, जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस था, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो देखते हैं। लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजन यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन। तो लुई 16 ने बहुत, जो हमने लास्ट ईयर में जो रीजन पढ़े, उन वजह से टैक्सेस उसको इंक्रीज करने होते हैं। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गोन अबाउट डूइंग दिस? ठीक है, तो वो ये काम करेगा कैसे, टैक्सेस इंक्रीज कैसा करेगा? इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड regime द मोनार्च डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोर्ट टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। तो अकॉर्डिंग टू द ओल्ड regime, पुराना जो टाइम था उस समय के हिसाब से, ओल्ड regime के हिसाब से, उसमें जो टैक्सेस इंक्रीज करने का राइट था वो किंग अपनी विश अकेले से नहीं कर सकता था, अपनी अकेली मर्जी से नहीं कर सकता था। रेदर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल। इवन उसको क्या करना पड़ता था? एक स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी होती थी। स्टेट जनरल क्या है इसको हम समझते हैं, विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। तो स्टेट जनरल जो असेंबली था वो उसकी मीटिंग बुलानी पड़ती थी, तब वो प्रपोजल जो उन्होंने दिया है अगर वो पास कर देगा तब जाके न्यू टैक्सेस इंक्रीज होंगे। द स्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच। तो स्टेट जनरल क्या थे? एक पॉलिटिकल बॉडी थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस था, एक असेंबली थी जिसमें क्या थे, विच द 3 स्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें तीनों स्टेट्स ने, यानी कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, क्लर्गी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट, तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर उसमें रहते थे और वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि टैक्स इंक्रीज होने हैं या नहीं होने हैं। हाउएवर द मोनार्च अलोन को डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द बॉडी। मोनार्च ये डिसाइड नहीं कर सकता था कि टैक्सेस बढ़ाना है, वो ये डिसाइड नहीं कर, लेकिन मोनार्च ये डिसाइड करता था कि स्टेट जनरल की मीटिंग कब बुलानी है, डिसाइड मोनार्च करता था। The last time it was done was in 1614। लास्ट टाइम स्टेट जनरल की मीटिंग 1614 में हुई थी। अब टाइम आता है जब मीटिंग बुलाई जाएगी। तो ऑन 5th ऑफ May 1789, 5th ऑफ May 1789 को लुई 16 कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। लुई 16 एक असेंबली बुलाता है स्टेट जनरल की, जो टैक्सेस वाला प्रपोजल है उसको पास करने के लिए, जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस इंक्रीज करने का जो प्रपोजल उसको पास करने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता है। आर स्प्लेंडेड हॉल इन वर्साई वाज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट। ठीक है, होस्ट द डेलीगेट्स, यानी कि जो डेलीगेट्स हैं, जो मेहमान रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको होस्ट करने के लिए जो रिप्रेजेंट हॉल था वर्साई का, उसको प्रिपेयर किया जाता है, सजाया जाता है प्रॉपर तरीके से। द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच। ठीक है, फर्स्ट स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव? 300। सेकंड स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव? 300। who were seated in row facing each other on 2 साइड। ठीक है, तो एक साइड जैसे इस तरफ क्या है, इस तरफ बैठे हुए हैं फर्स्ट स्टेट के या नोबेलिटी के, इस तरफ बैठे हुए क्लर्गी के। ठीक है, बैठे हुए एक दूसरी तरफ फेस करके। ठीक है, क्लियर। तो while the 600 members third state had to stand at back, और जबकि who were seated in row facing each other on 2 साइड। ठीक है, 300 मेंबर्स नोबेलिटी, 300 मेंबर्स क्लर्गी, दोनों के एक दूसरी तरफ फेस करके बैठे होते हैं। अब थर्ड स्टेट के मेंबर्स क्या है? While the 600 members, थर्ड स्टेट के मेंबर कितने थे? 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक, उनके पीछे खड़े होते थे। ठीक है, जो 300 रिप्रेजेंटेटिव दोनों तरफ के हैं उनके पीछे वो खड़े होते थे और फर्स्ट और सेकंड स्टेट के मेंबर बैठते थे। द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंट बाई इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर। थर्ड स्टेट में कौन थे? उस स्टेट के जो प्रॉस्परस और यानी कि रिच और जो एजुकेटेड मेंबर्स थर्ड स्टेट के, वो इसके रिप्रेजेंटेटिव थे। पीजेंट, आर्टिशंस एंड वुमेन वर डिनाई एंट्री टू द असेंबली। वुमेन की, आर्टिशंस की, इन सब की एंट्री डिनाई थी, मतलब उनका रिस्ट्रिक्शंस था असेंबली में एंट्री को लेकर के। हाउएवर देयर ग्रीवेंसेस यानी कि शिकायतें, जो प्रॉब्लम्स हैं, एंड डिमांड वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स विद द रिप्रेजेंटेटिव हैड ब्रॉट विद देम। तो उनकी एंट्री पे रोक लगाई गई, लेकिन उनकी जो ग्रीवेंसेस थी, उनकी जो शिकायतें थीं, उस स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के रिप्रेजेंटेटिव अपने साथ 40,000 लेटर्स के फॉर्म में लेकर के आए। ठीक है, वोटिंग इन स्टेट इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड 1 वोट। तो वोटिंग इन द स्टेट जनरल, अब टैक्सेस बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, ये जो प्रपोजल है इसको पास कैसे करेंगे?
वोटिंग होगी, ठीक है। अब लेकिन वोटिंग का सिस्टम कैसा था, वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट द हैड बीन कंडक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल वन स्टेट वन वोट, यानी कि 300 मेंबर्स हैं किसके, 300 मेंबर्स हैं क्लर्की के, उनके वोट का वैल्यू 1, 300 मेंबर्स हैं नोबेल्टी के, उनके वोट का वैल्यू भी 1, थर्ड स्टेट कितने 600 है, तब भी उनके वोट का वैल्यू कितना 1, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, फर्स्ट और सेकंड स्टेट को टैक्स पे नहीं करना है, जो फर्स्ट स्टेट है सेकंड स्टेट है उसको टैक्स पे नहीं करना है, तो वो तो वोट दे ही देगा। तो एक वोट हो गया क्लर्की का, एक वोट हो गया नोबेल्टी का, कितना हो गया 2, और थर्ड स्टेट के 600 मेंबर उनका वोट का वैल्यू भी कितना हुआ 1, तो 2 वोट उनके हो गए, अगेंस्ट जाएगा, टैक्स इंक्रीज करने का अगेंस्ट जाएगा, तब भी प्रपोजल क्या होगा, पास हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को लेकर के जो थर्ड स्टेट है वो अपोज करते हैं। होता क्या है देखते हैं, तो दिस टाइम टू लुई 16, तो वोटिंग सिस्टम क्या था, वन स्टेट वन वोट। दिस टाइम टू लुई 16 वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस, तो ये जो प्रैक्टिस थी लुई 16 इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने की बात बोलता है। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, लेकिन थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल, थर्ड स्टेट ने डिमांड की कि नहीं एक स्टेट का मतलब एक वोट नहीं, सब लोग जितने ही मेंबर है 300 वो है 300 वोट है 300 वो है वो उनका 300 वोट 600 हम भी सब लोग मतलब पूरी की पूरी असेंबली वोट करेगी, होल असेंबली वोट करेगी, वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट, हर एक मेंबर्स का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो अगर हर मेंबर्स का वैल्यू 1 होगा तो 600 वोट्स इनके पास हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे थर्ड स्टेट के पास, जिससे कि जो टैक्सेस इनकी जो रहते हैं वो उसके अगेंस्ट वोटिंग कर सकते हैं और इनके जीतने के चांसेस भी रहेंगे। तो इस चीज़ की डिमांड करते हैं थर्ड स्टेट। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर लाइक रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो 1 पर्सन 1 वोट वैल्यू एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था जिसको रूसो ने अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, उसी चीज़ की डिमांड करते हैं थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव। व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, किंग ने जब इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया कि 1 पर्सन 1 वोट नहीं होगा, तो मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉक आउट ऑफ द असेंबली इन द प्रोटेस्ट। तो प्रोटेस्ट में उनके अपोज में क्या करते हैं, असेंबली से ही वॉकआउट कर जाते हैं, असेंबली छोड़ के चले आते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यू देमसेल्फ एज स्पोकमैन फॉर द होल फ्रांच नेशन। जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे व्यू देमसेल्फ, अपने आप को कैसे देख रहे थे कि वो पूरे फ्रेंच नेशन के स्पोक पर्सन हैं। On 20 June, they assembled in the hall of the indoor tennis court in the ground of Versailles. वर्साई ग्राउंड पे जो इंडोर टेनिस कोर्ट था वहाँ पे सभी रिप्रेजेंटेटिव थर्ड स्टेट के गैदर होते हैं। They declared themselves a national assembly, अपने आप को एक नाम देते हैं कि नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हैं। And swore not to despair till they had drafted a constitution for France, और बोलते हैं कि तब तक हम डिस्प्रेस नहीं होंगे, तब तक हम अलग नहीं होंगे, तब तक हम नेशनल असेंबली बने रहेंगे जब तक एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्च। जब तक हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हैं जो कि किंग के पावर को, मोनार्च के पावर को लिमिटेड कर सके, तब तक हम डिस्प्रेस नहीं होंगे, तब तक हम सेपरेट नहीं होंगे। ये इस चीज़ का ओथ लेते हैं। दे वर लीड बाई, उनको लीड कौन कर रहा था, मराब्य और आबेशिये लीड करते हैं। थर्ड स्टेट को लीड कौन कर रहा था, मराब्य और आबेशिये। मराब्य कौन था, मराब्य वाज बोर्न इन अ नोबल फैमिली, यानी किंग या उनसे जो जुड़े हुए जो लोग थे उन फैमिली में मराब्य बर्थ हुआ था। बट वाज कन्विंस, यानी कि नोबेल्टी का होकर के तब वो इनका सपोर्ट क्यों कर रहा था, तो क्योंकि बट वाज कन्विंस ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फेडरल प्रिविलेज, क्योंकि वो भी ये मानता था, वो भी इस चीज़ से कन्विंस था जो फेडरल प्रिविलेज हैं, जो बाई बर्थ प्रिविलेज हैं, उन चीज़ों को रिमूव करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, वो भी इस चीज़ को मानता था। इसलिए उसने इस कैंपेन को लीड करना स्टार्ट किया। He brought out a journal and delivered powerful speech to the crowds assembled at Versailles. He brought out a journal, एक मैगजीन निकालता है वो, एक जर्नल निकालता है, एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीच, और पावरफुल स्पीच देता है क्राउड को, उस क्राउड को जो कि वर्साई में गैदर्ड होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रेवोल्यूशन आगे बढ़ता है। तो द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन को जो इतना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसका एक बार हम समरी देखते हैं। तो होता क्या है कि जो लुई 16 था वो टैक्सेस इंक्रीज करने का प्लान करता है, और टैक्स इंक्रीज कर वो अकेला नहीं कर सकता, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इनका स्टेट जनरल का मीटिंग बुलाना पड़ेगा। स्टेट जनरल का मीटिंग क्या था, स्टेट जनरल का मीटिंग जो टैक्स इंक्रीज करेंगे वो कौन करेगा, स्टेट जनरल करेगा। ठीक है, वो अपनी विश अकेले से नहीं कर सकता है। तो स्टेट जनरल के लिए क्या था, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाने का राइट केवल और केवल लुई 16 को था, जो कि लास्ट टाइम 1640 में बुलाई गई। अब फिर से स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती है। स्टेट जनरल जो कि एक असेंबली था जिसमें तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते थे।
अब जो रिसिपिएंट जो है वर्षाय का, उसको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर किया जाता है होस्ट को डेलीगेट्स करने के लिए, और वहाँ पर तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव पहुँचते हैं। तो 300 मेंबर्स नोबेल्टी के, 300 मेंबर्स क्लर्की के दूसरी तरफ फेस टू फेस बैठते हैं, और 600 मेंबर्स थर्ड स्टेट के उनके पीछे खड़े रहते हैं, ठीक है। और जो रिप्रेजेंटेटिव थर्ड स्टेट को, मैक्सिमम थर्ड स्टेट के जो प्रॉस्पर्स एजुकेट मेंबर्स थे वही इसी के रिप्रेजेंटेटिव थे। आर्टिशंस, वुमेन्स, इनको उस पर रिस्ट्रिक्शंस थी असेंबली में आने को लेकर के, लेकिन उनकी जो ग्रीवेंसेस थी, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, उनको 40,000 लेटर्स में उस स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव अपने साथ लेकर के आए थे। इसमें इसके बाद अलावा हमने देखा कि वहाँ पर क्या था, वहाँ पर जो वोटिंग का जो टाइप था, 1 स्टेट 1 वोट, इसका अपोज किया। थर्ड स्क्रीपर ने बोला कि पूरी की पूरी सोसाइटी वोट करे और 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए, जो कि दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में लिखा गया है उस टाइप से होना चाहिए। लेकिन किंग मना कर देता है। उसकी मना करने के बाद से उसके प्रोटेस्ट में, अपोज में, वो असेंबली से वॉकआउट कर जाते हैं। फिर एक जाके 20 जून को गैदर होते हैं जो इंडोर टेनिस कोर्ट स्टेडियम है, और उस इंडोर टेनिस कोर्ट स्टेडियम में गैदर होकर के अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हैं, और बोलते हैं कि हम तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रेडी कर लेते हैं जो कि किंग के पावर को लिमिटेड कर सके, ठीक है। और इसको लीड कौन कर रहा था, मराबियो आवेशी कर रहा था। मराबियो हमने देखा कि नोबेल्टी से था, और वो एक जर्नल लिखता है, पावरफुल स्पीच देता है वहाँ के जो वर्साय में जो गैदर्ड लोग थे। इस तरीके से इस लेक्चर में हम लोगों ने जो ये टॉपिक है इसको हम लोगों ने इतना कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे जाएंगे। इसके रिगार्डिंग जो भी आप लोगों को डाउट है, आप लोग कांटेक्ट करके मैसेज के थ्रू बाय कमेंट आप उसको पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।